Standard 7 General Science. Dear students, we have already done the half of the first lesson. Now let's continue the first lesson in this video. The living world, adaptations and classifications. Adaptation in plants of snowy regions. इससे पहले दूसरा डेसर्ट रीजन का वगैरह प्लांट्स की एडेप्टेशन हमने देखा. अभी स्नोवी रीजन का, स्नोवी रीजन मीन्स जो बर्फीला जगह होता है वहाँ के प्लांट्स में क्या एडेप्टेशन है. एडेप्टेशन मीन्स उनके बॉडी में क्या ऐसा फैसिलिटीज़ बना हुआ है जो वो एरिया को एडजस्ट करके जी सके. प्लांट्स ऑफ स्नोवी रीजन्स मेनली इंक्लूड कॉनिफर्स लाइक डिओडर एंड पाइन. देवदार बोलते हैं हम इंग्लिश हिंदी में. डिओडर नाम का प्लांट और पाइन ट्रीज. यहाँ पर इमेज दिया हुआ है डिओडर का. इसका शेप आप देखो, कॉनिकल ट्री है, कौन शेप है इसका, बराबर. तो ये कौन शेप का ट्रीज ज़्यादातर स्नोई रीजन में पाया जाता है. These trees are conical in shape due to their sloping branches. In the heavy snowfall and extreme cold in these regions, their conical shape prevents the snow from accumulating on the tree, and the thick bark helps the tree to withstand the cold. इनका जो कॉनिकल शेप है, बिकॉज ऑफ द स्लोपिंग ब्रांचेस, उनका ब्रांच देखो नीचे की तरफ झुके हुए हर एक ब्रांच. तो वहाँ पर क्या होगा, ये जो स्नोवी रीजन्स है वहाँ पर बर्फ़ गिरता है. तो कंटिन्यूस जो बड़े बड़े हेवी स्नोफॉल जो गिरते हैं वो अगर इस प्लांट के नीचे गिर गया या फिर इस प्लांट के कोई जगह में रह गया तो क्या होगा, प्लांट ख़राब हो जाएगा, वो जी नहीं पाएगा. तो कॉनिकल शेप होने की वजह से जो स्नो इसके ऊपर गिरता है वो फ्लो होकर एकदम स्टेम के नीचे नहीं, थोड़ा दूर जाकर गिर जाता है. तो इस एडाप्टेशन की वजह से ये बहुत ही हेवी स्नोफॉल से और एक्सट्रीम कोल्ड यानी बहुत ही हाई कोल्ड से, खतरनाक ठंडी से ये प्लांट उस शेप के कारण बच जाता है, क्योंकि स्नो उसके प्लांट के कोई बॉडी में, प्लांट बॉडी में, प्लांट पार्ट में किधर एक्यूमुलेट नहीं होता, जमा नहीं होता. सो इसे कोल्ड से विस्टैंड कर पाते हैं. विस्टैंड करना यानी उससे लड़कर रह पाते हैं. यहाँ पर ये इमेज को अच्छा से देख सकते हैं आप. यहाँ देखो स्नो है, ये देखो वाइट कलर में, इस पर आके लगे और ये क्या हो जाएगा, प्लांट का पत्ते ऐसे झुके होते हैं तो ये क्या होगा, इससे नीचे गिर जाते हैं. एडेप्टेशन इन प्लांट्स ऑफ फॉरेस्ट रीजन्स. अभी बड़े जंगल के रीजन में प्लांट्स का क्या एडेप्टेशन है. अ वैरायटी ऑफ प्लांट्स, दैट मीन्स ट्रीज, श्रब्स, हर्ब्स. ट्रीज आपको पता है, श्रब क्या होगा, थोड़ा और कम हाइट वाले, ज़्यादा ऊंचाई पे नहीं बढ़ने वाले. और हर्ब्स मतलब उससे भी थोड़ा कम हाइट, जंगाड़ी वगैरह हम बोलते हो ना, वैसा. आर फाउंड इन फॉरेस्ट. ये सभी काइंड ऑफ प्लांट्स फॉरेस्ट में देखने को मिलते हैं. दीज प्लांट्स कम्पीट. कम्पीट मीन्स कॉम्पिटिशन, लड़ते हैं एक दूसरे से. These plants compete amongst themselves for sunlight. ये प्लांट एक दूसरे से कंपटीशन करते हैं, यानी कि सनलाइट मिलना चाहिए, सनलाइट के बिना प्लांट नहीं बढ़ सकता. तो सनलाइट का अवेलेबिलिटी के लिए ये अपना हाइट और ऊपर ऊपर बढ़ाते हैं. Hence the trees grow tall to get sunlight and climbers and vines grow to a great height with the support of trees. तो इस तरह ट्रीज बहुत ही ऊंचाई तक बढ़ते हैं और इनके मदद से ट्री पे चढ़ के क्लाइंबर्स, वाइन्स यानी जैसे ग्रेप वाइन होता है वैसा, ये सब ऊपर ऊपर ट्री के मदद से चढ़ता है. ये भी बहुत लॉन्ग बढ़ता है. स्प्रिंग लाइक टेंड्रिल्स ऑन द स्टेम्स ऑफ सम क्लाइंबर्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ एडेप्टेशन. आपने टेंड्रिल्स देखे होंगे पपाया का, सॉरी क्या बोलते हैं, बिटर गर्ड यानी करेला, उसका झाड़ वगैरह देखिए तो पता चलेगा टेंड्रिल्स क्या होते हैं. जो प्लांट कोई झाड़ के सपोर्ट में चढ़ने के लिए प्लांट में एक छोटा सा बहुत ही सॉफ्ट एक पार्ट बढ़ता है. आई विल शो यू द इमेज ऑफ टेंड्रिल्स. ये देखिए यहाँ पर एक प्लांट है, वो प्लांट को सपोर्ट के लिए देखो उसके बॉडी से ये जो नाजुक सा ये जो बने हुए हैं और ये जाकर इधर टाइट मतलब अटैच हो जाता है, एकदम टाइटली पकड़ लेते हैं ताकि वो प्लांट उस झाड़ के सपोर्ट में रहे. तो इसको कहते हैं टेंड्रिल्स. So spring like tendrils on the stems of some climbers is an example of adaptation. तो वो climbers को उसका खुद का स्टेम मजबूत नहीं होता है, वो स्ट्रेट नहीं रह पाते हैं, तो उसको वो सिचुएशन को एडजस्ट करने के लिए उसकी बॉडी में मिला हुआ एक एडेप्टेशन है टेंड्रिल्स.
एडेप्टेशन इन ग्रासलैंड प्लांट, ग्रासलैंड यानी जो हरे भरे घास होते मेडोस, वो वैसा एरिया में जो प्लांट का एडेप्टेशन। डाइवर्स टाइप्स ऑफ बुशेस एंड ग्रासेस आर फाउंड इन द ग्रासलैंड्स। डाइवर्स यानी बहुत ही अलग अलग तरीके के प्लांट्स और ग्रासेस ग्रासलैंड में पाए जाते हैं। फाइब्रस रूट्स ऑफ ग्रासेस प्रिवेंट सोइल इरोशन। मैंने फाइब्रस रूट्स को आपको फर्स्ट वीडियो में उसका इमेज दिखाया था। तो ये फाइब्रस रूट क्या होगा, सोइल को ऊपर ऊपर से सोइल को पकड़ कर रखते हैं। तो इस वजह से पानी का बहाव होने पर भी सोइल इरोशन यानी सोइल रेत मट्टी निकल नहीं जाता ज़मीन से। ग्रासेस इन द इक्वेटोरियल रीजन आर वेरी टॉल। Animals like tiger, elephants, and deer can remain hidden in these grasses. However, grasses in cold regions are very short. Animals like the rabbit are found in such grasses. Vast meadows are found in hilly regions as well as plains. तो इक्वेटर के एरिया में, इक्वेटोरियल रीजन, इक्वेटर के आसपास के रीजन में जो ग्रासेस है बहुत ही ऊंचे हैं। इवन बड़े बड़े एलिफेंट तक उस ग्रास के अंदर छुप जाते हैं, यानी दिखाई नहीं देते बाहर से। और जो कोल्ड रीजन का ग्रासेस होते हैं बहुत ही शॉर्ट है। इक्वेटोरियल रीजन के मुकाबले कोल्ड रीजन के, स्नोवी रीजन के जो ग्रासेस है बहुत शॉर्ट होते हैं। उसके अंदर आपको रैबिट जैसे एनिमल्स देखने को मिलेगा और बहुत बड़े बड़े मेडो यानी ग्रासलैंड्स हिली रीजन में भी और प्लेन रीजन में भी आपको देखने को मिलेगा। एडेप्टेशन फॉर इंजेशन ऑफ फूड इन प्लांट्स। अभी नेक्स्ट है फूड का इंजेशन। इंजेशन मीन्स इनटेक। बॉडी के अंदर फूड किस तरह लेते हैं, दैट इज़ इंजेशन। हम कैसा इंजेस्ट करते हैं फूड को, हमारे हाथ से उठाकर हमारे माउथ में रखते हैं और माउथ के ज़रिए हम इंजेस्ट करते हैं। तो अलग अलग प्लांट्स में फूड इंजेशन किस तरह होता है, उसके लिए क्या क्या एडेप्टेशन है। मोस्ट ऑफ द प्लांट्स आर एंकर्ड इन द ग्राउंड एंड ऑटोट्रोपिक। ज़्यादातर प्लांट्स सब एंकर्ड है यानी एकदम मजबूत पकड़ कर रखे हुए किसके अंदर, ग्राउंड पर स्ट्रांगली। एंड ऑटोट्रोपिक होते हैं। ऑटोट्रोपिक मीन्स खुद खाना बनाते हैं फोटोसिंथेसिस के जरिए। However, plants like dodder, that means कस्केटा, are parasitic. पैरासिटिक का मतलब क्या होता है, दूसरे प्लांट पर या दूसरे एनिमल पर रहकर उसके बॉडी से उसका जो न्यूट्रिएंट है वो खींच कर लेकर अपना लाइफ को बढ़ाना। जैसे हमारे बॉडी में है लाइस। लाइस मतलब क्या होता है, जू सर के ऊपर रहकर सर में से ही खून को वगैरह सकिंग करके यानी पी के वो जिंदा रहता है। तो इट इज़ अ पैरासाइट। ऐसा प्लांट में भी होता है, दूसरे प्लांट की बॉडी में रहकर उस प्लांट के अंदर का न्यूट्रिएंट को सकिंग करके या खींच के पीकर वो जिंदा रहता है। ओके। द प्लांट बॉडी ऑफ डॉडर कंसिस्ट ऑफ येलो वायर लाइक स्टेम्स। डॉडर का जो प्लांट है वो प्लांट के बॉडी में येलो वायर लाइक स्टेम होता है। यहाँ पे देखो इमेज दिया हुआ है आपको, येलोइश कलर का वायर जैसा कुछ पार्ट होता है। इट इज़ लीफलेस एंड कैनॉट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। इसके ऊपर पत्ते नहीं है। जो पत्ते इधर दिख रहा है दूसरा प्लांट का है जिसके ऊपर ये डॉडर चढ़े हुए हैं। तो ये लीफलेस है, इसलिए लीफ इस पे नहीं है, इसलिए फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता। हाउएवर इट हैज़ हॉस्टोरियल, दैट मीन्स सकिंग करने वाला, चूसने वाले रूट्स होते हैं फॉर एब्सॉर्बिंग न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द होस्ट प्लांट। होस्ट मतलब जो जिस प्लांट में वो रहता है, होस्ट प्लांट में यानी इधर एक को बड़े बड़े पत्ते जो दिखा रहा है वो होस्ट प्लांट है। उस प्लांट में से अपने जो रूट के ज़रिए, हॉस्टोरियल रूट बोलते हैं, उस रूट के ज़रिए मतलब ये प्लांट के ऊपर ऐसा एकदम अंदर घुसकर उसके अंदर से न्यूट्रिएंट को खींच लेते हैं। These roots penetrate up to the conducting vessels of the host plant to absorb water and food. मैंने बताया ये रूट क्या करेंगे, पेनिट्रेट करेंगे यानी कि चीर के अंदर जाएंगे। जो प्लांट के ऊपर ये रहता है उस प्लांट के स्टेम को चीर के अंदर जाते हैं और उसमें से उसका जो कंडक्टिंग मटेरियल होता है यानी कि उसके बॉडी में जो फूड यहाँ वहाँ पास करने वाले एरिया है वहाँ से वो फूड का पार्टिकल्स को लेकर ये जिंदा रहता है। फंगी डू नॉट हैव क्लोरोफिल एंड कैनॉट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। They obtain food from starchy foodstuffs like bhakri and bread. They have root-like fibers for absorption of food. ये हमने पहले जो लेसन में स्टार्टिंग में हमने पढ़ा है। फंगी नहीं, आप लोगों ने शायद नहीं 8th स्टैंडर्ड वाले को फंगी का डिटेल दिया था, सॉरी। तो फंगी
एक देखो ब्रेड वगैरह 2-3 दिन ऐसा रखोगे, ब्रेड चपाती भाकरी वगैरह यूज़ करने के बिना ऐसे कहीं रखेंगे तो 2-3 दिन के बाद उसके ऊपर एक ग्रेइश कलर का ग्रोथ आया हुआ दिखेगा। तभी मम्मी बोलते कि ये ख़राब हो गया मत खाओ, फेंक दो, है ना। तो फंगस पकड़ा हुआ है बोलते हैं उसको। फंगस का प्लूरल है फंगी। तो फंगी के बॉडी में क्लोरोफिल नहीं है, फंगस में क्लोरोफिल नहीं है। क्लोरोफिल एक ग्रीन कलर का मटेरियल होता है जो प्लांट को फोटोसिंथेसिस के लिए मदद करता है। बिना क्लोरोफिल के प्लांट फोटोसिंथेसिस कर नहीं सकते हैं, खाना नहीं बना सकते हैं। तो फंगाई में भी क्लोरोफिल नहीं है, तो वो फोटोसिंथेसिस नहीं करते। दे ऑब्टेन फूड फ्रॉम द स्टार्ची फूडस्टफ्स लाइक भाकरी एंड ब्रेड। जो भाकरी ब्रेड वगैरह जो होता है उसमें स्टार्च यानी ग्लूकोज के अलग अलग फॉर्म बहुत होते हैं, तो उसको खा के ये फंगी वगैरह बड़ा होता है। दे हैव रूट लाइक फाइबर्स फॉर एब्सॉर्प्शन ऑफ फूड। इनके बॉडी में रूट जैसा कुछ बारीक बारीक फाइबर है, धागे धागे हैं जो फूड एब्सॉर्ब कर सके। प्लांट्स नीड नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम फॉर ग्रोथ। जैसे हमारे बॉडी के लिए हमको क्या क्या चाहिए बढ़ने के लिए, कार्बोहाइड्रेट चाहिए, प्रोटीन चाहिए, है ना, फैट चाहिए, विटामिन चाहिए, मिनरल्स चाहिए, वाटर चाहिए। इसी तरह प्लांट्स को बढ़ने के लिए या जिंदा रहने के लिए उसके बॉडी में नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम ऐसे कुछ केमिकल्स चाहिए। प्लांट्स दैट ग्रो इन सोइल विच इज डिफिशिएंट इन नाइट्रोजन लाइक ड्रोसेरा, उसका दूसरा नाम है सनड्यू, और Venus flytrap, pitcher plant, etc. fulfill their need for nitrogen by consuming insects. और कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जिसका नाम दिया है ड्रोसेरा या फिर सनड्यू और वीनस फ्लाई ट्रैप, पिक्चर प्लांट वगैरह। वो ऐसा एरिया में रहता है जहाँ पर नाइट्रोजन की बहुत ही कमी है, डेफिशिएंसी है। तो उनको नाइट्रोजन कोई भी हालत में जहाँ पर जो सिचुएशन में वो रहता है उससे मिलता नहीं। तो फिर इसको नाइट्रोजन के लिए क्या करना होगा, इसके बॉडी के लिए भी नाइट्रोजन की ज़रूरत है। तो ये प्लांट्स क्या करते हैं, छोटे छोटे इंसेक्ट को खाते हैं। आपने कभी सुना है प्लांट भी चीज़ों इंसेक्ट को वगैरह लिविंग थिंग्स को खाते हैं। एनिमल्स नहीं, मतलब छोटे छोटे लिविंग थिंग्स को कीड़े इंसेक्ट वगैरह उसको पकड़ कर खाते हैं। ओके, ये खाते मतलब इसको मुंह वगैरह नहीं होता है, इसके बॉडी में कुछ ऐसा पार्ट होता है जहाँ पर आपको इसके पहले के इमेज में दिखाई देगा। ये देखो यहाँ पर वीनस फ्लाई ट्रैप का एक इमेज दिया हुआ है, उसमें का एक पार्ट को आप जरा निकालो तो आपको दिखेगा। ये देखो एक पत्ता जैसा जो हिस्सा है, यहाँ पे देखो काटे 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 जैसा, ये ओपन हो जाता है, खुल जाता है। देखो यहाँ पे खुला है और यहाँ पर बहुत ही अच्छे कलर वगैरह दिखता है। तो छोटे छोटे इंसेक्ट है, मक्खियाँ वगैरह है, वो अट्रैक्ट हो जाता है और अट्रैक्ट होकर इधर कुछ खाने मिलेगा बोलकर इसके अंदर जाके बैठ जाते हैं। ओके, जैसे वो बैठ जाता है तो ये दोनों तरफ से बंद हो जाता है। बंद हो जाने के बाद इसके अंदर कुछ डाइजेस्टिव सॉल्यूशन होता है, कुछ लिक्विड होता है। वो डाइजेस्टिव लिक्विड की मदद से ये वो इंसेक्ट को डाइजेस्ट कर लेते हैं और उसके बॉडी के पूरे न्यूट्रिएंट्स को यूज़ करते हैं। नाउ यहाँ पर आपको कुछ लिस्ट बनाने के लिए बोला है, वो छोड़कर आगे जाते हैं। फिर लेट अस रीड दैट लिस्ट। मेक अ लिस्ट ऑफ द एनिमल्स इन योर सराउंडिंग्स, कंपेयर द डाइवर्सिटी ऑफ द एनिमल्स लिस्टेड बाय योर फ्रेंड्स with your list. Discuss the habitat. Habitat means रहने का जगह. Food habits, characteristics of body structure like vertebral column, wings, gills, tails, etc. And prepare a chart. Okay, वो आपका एक्चुअली एक्टिविटी दिया हुआ है। और what differences do you see between terrestrial and aquatic animals? टेरेस्ट्रियल यानी ज़मीन में रहने वाला, एक्वाटिक मीन्स पानी में रहने वाला। फिर भी while reading if you find any difficult word and you don't know the meaning you can ask me. Okay, now as compared to terrestrial animals, the skin and body shape of aquatic animals appear to have undergone changes. टेरेस्ट्रियल एनिमल के और एक्वाटिक एनिमल को कंपेयर करोगे तो उनके स्किन, ज़मीन में रहने वाले एनिमल्स का स्किन और एक्वाटिक एनिमल्स का जो बाहर का बॉडी का जो स्ट्रक्चर है या फिर जो स्किन है, स्केल्स है, दोनों में बहुत फ़र्क है। फिशेस हैव स्केल्स ऑन द स्किन एंड फिन्स ऑन द बॉडी. द बॉडी tapers towards both its ends like a spindle. Fish breathe with gills instead of a nose. Their eyes have transparent eyelids. They have air bladders within the body to help them to float. देखो फिश को, मच्छियों को पानी में रहने के लिए क्या क्या अडेप्टेशन उसके बॉडी को मिला है। फर्स्ट ऑफ ऑल उसके स्किन के ऊपर एक स्केल्स होते हैं। आप कभी मच्छियों को वगैरह लेंगे तो उसके स्किन के ऊपर से अगर एक चाकू को ऐसा घुमाओगे तो ये स्केल्स निकल कर आएगा।
यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं आपको स्केल्स क्या करके बताते हैं। सपोज समझो कि आपने एक फ़िश को बनाया, ओके, और उसके बाद उसका आँख वगैरह लगा बनाने के बाद देखो ये ऐसा ऐसा जो करते हैं, ये जो अभी मैंने बनाया जस्ट अभी, इसको फिशेस का स्केल्स कहते हैं। तो इसके बॉडी में पूरे स्केल्स होते हैं, जिसकी वजह से पानी का टच थोड़ा मतलब पानी स्लाइड होकर जाएगा, एक फ़ायदा हुआ उससे। नाउ उसके बॉडी के दोनों तरफ फिन्स होते हैं, इधर इधर मार्किंग करके दिया हुआ है फिन्स क्या होता है करके, देखो ये जो पार्ट है उसको फिन्स कहते हैं। तो स्केल्स होता है, फिन्स होते हैं, फिन्स उसे पानी में स्विमिंग करने में मदद करता है। एंड उसके बॉडी टेपर्स टूवर्ड्स बोथ एंड्स, यानी कि इसका बॉडी का शेप इस तरह है। इससे क्या होगा, दोनों तरफ उसका शेप जो है, साइज़ जो है कम है, सेंटर में मोटा है, बराबर। इस तरह शेप होने की वजह से आसानी से उसको पानी के अंदर से स्पीड में जाने मिलेगा। और ये ब्रीथ करता है गिल्स के मदद से। फिश का जो ये आँखों के ये साइड का जो हिस्सा है, इसका अगर ओपन करके देखोगे तो वहाँ पे एक फ्लावर जैसा एक ऑर्गन दिखेगा आपको, वो गिल्स है, जिसकी मदद से वो ऑक्सीजन को बॉडी में एब्सॉर्ब करके लेता है या ब्रीथिंग करता है। हमारे बॉडी में लंग्स होते हैं, फिश के बॉडी में गिल्स होते हैं। वो गिल्स की मदद से वो क्या कर सकता है, पानी में मिल गया हुआ जो ऑक्सीजन है, पानी में जो डिसॉल्व हो गया हुआ जो ऑक्सीजन है, उसको ब्रीथिंग करके ले सकता है। और लंग्स नहीं है, इसलिए फ़िश को बाहर उठाकर ज़मीन में डालोगे तो वो ज़िंदा नहीं रह पाएगा, क्योंकि लंग्स एटमॉस्फेयर ऑक्सीजन को ब्रीथ कर मतलब यूज़ करने के लिए लंग्स का उपयोग करता है, और उसके बॉडी में लंग्स नहीं होता। और उसके बाद उसके नोस जो है, सॉरी, उसके जो आईलिड्स हैं, आँखों का जो पलकें हैं, वो ट्रांसपेरेंट है, तो क्या होगा, पानी के अंदर से वो अच्छी तरह सब चीज़ें देख पाते हैं। और इसके बॉडी में एयर ब्लैडर है, यानी ऐसे छोटे छोटे थैली थैली जैसा पैक उसके बॉडी के अंदर है, जो मतलब ऐसे समझो कि छोटा सा बलून बलून जैसा अंदर है, उसके अंदर एयर भरे हुए हैं। तो ये एक वजह से, ये एक प्रॉपर्टी की वजह से इसका बॉडी पानी में वेट कम फील होता है, ऊपर ऊपर आराम से रह पाता है। तो इतना सारा प्रॉपर्टीज़ उसको एडेप्टेशन के तौर पे मिल गया हुआ है। नाउ नाउ एज लॉन्ग एज द फ्रॉग एंड डक हैव वेब्ड टोस। वेब्ड टोस क्या होता है, देखो यहाँ पर उनका पैर देखेंगे तो पता चलेगा, इसको वेब्ड टोस कहते हैं। जो फिंगर्स है, फिंगर्स के बीच में एक स्किन का लेयर है और आपस में अटैच्ड है। ये किस लिए है, ताकि वो अच्छी तरह पानी में तैर सके। दे कैन यूज़ देयर लेग्स लाइक ओर्स। ओर्स मतलब चप्पू, जो बोट चलाने के लिए जो लकड़ी का चीज़ें इस्तेमाल करती है, उस तरह इनका पैर काम आता है। वाटर फ्लोस ऑफ द वैक्सी फेदर्स ऑफ बर्ड्स लाइक डक एंड वाटर hen। वाटर hen एक चिड़िया है जो पानी में रहता है, एंड इवन डक। और उसके बॉडी का जो फेदर है, जो पर है, वो पूरे वैक्सी है, यानी कि कुछ ऐसा मोम जैसा कुछ ऑयली सब्सटेंस लगे हुए हैं, तो जिस वजह से उसकी बॉडी में या उसके फेदर्स में पानी नहीं लगता। तो पूरे टाइम पानी में रहने के बावजूद भी पानी उसको गीला नहीं कर सकते हैं। एंड वेब्ड टोस, slippery, smooth skin and triangular head help frog to swim easily through water। और फ्रॉग में, मेंढक में क्या स्पेशलिटी मिला हुआ पानी में रहने के लिए, स्लिपरी यानी फिसल जाते उसकी बॉडी, और उसको भी वेब्ड टो है, और स्मूथ स्किन है, और ट्रायंगुलर शेप का हेड है। ये सब फ्रॉग को पानी में स्पीड में चलने का मदद करता है। They can live on land as well as in water due to their ability to breathe through the skin in water and using the nose and lungs on land। तो फ्रॉग का देखो एक स्पेशलिटी क्या है, वो पानी में भी रह सकता है और ज़मीन में भी रह सकता है। जब पानी में रहता है तो वो अपने स्किन के मदद से ऑक्सीजन का ब्रीथिंग करते हैं, यानी वो स्किन से ब्रीथिंग भी कर सकता है। और ज़मीन में रहेगा तो वो क्या करेंगे, अपना नोस और लंग्स के मदद से ब्रीथिंग कर सकता है। The typical colors of a frog's back help to hide among grasses। और उसका बॉडी के जो ऊपर का कलर है, कोई कोई फ्रॉग में ग्रीन कलर आपको दिखाई देगा, इस मदद से क्या होगा, ग्रीन ग्रास के बीच में वो छुप सकते हैं, यानी उसको पकड़ने वाले जो सांप वगैरह है उसके आंखों से कभी बच भी सकता है। एडेप्टेशन इन फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड एनिमल्स। फॉरेस्ट में और ग्रासलैंड में रहने वाले एनिमल्स का बॉडी में क्या एडेप्टेशन है।
Carnivorous animals like the wild dog, fox, tiger, and lion have strong legs to run fast and capture their prey. Prey means शिकार. अपने शिकार को पकड़ने के लिए कार्निवोरस एनिमल मीन्स फ्लैश ईटिंग एनिमल, मटन खाकर जीने वाले एनिमल, दूसरे जानवर को खा के जीने वाले एनिमल. तो कार्निवोरस एनिमल्स एग्जाम्पल भी यहाँ पर दिया है. दे हैव स्ट्रॉन्ग लेग्स, उनके बॉडी में बहुत ही स्ट्रॉन्ग लेग होता है और दे कैन रन फास्ट और अपने शिकार को पकड़ सकते हैं. दे हैव क्लोज एंड देयर कैनाइन टीथ आर शार्प एंड पॉइंटेड, और उनके पैरों पे क्लोज होता है. क्लोज मतलब उनके पंजों पे बहुत ही शार्प नाखून होते हैं जिसकी मदद से कोई भी जानवर को मारने के बाद चीर सकते हैं, फ्लैश को चीर फाड़ के वो खा सकते हैं. और कैनाइन टीथ है, साइड का जो सामने जो दांत होते हैं मुंह के साइड में, उसे कैनाइन टीथ कहते हैं. और इन एनिमल्स के ये कैनाइन टीथ बहुत ही शार्प होता है. So what is the function of such teeth? मैंने बता दिया, to tear off the flesh and eat. Tigers have padded paws. This enables them to silently stalk their prey and capture it easily. और टाइगर का जो पॉ है, पॉ क्या होता है? पंजा. ये टाइगर का पैडेड पॉस इसको कहते हैं. देखो उसका पॉ, उसका पंजा है, उसके नीचे का देखो हिस्सा कैसा है, एकदम स्मूथ और थोड़ा उठा हुआ है ना. तो ये है पैडेड पॉस ऑफ द टाइगर. एक टाइगर का पैर को दिखाया, उसका पंजा दिखाया हुआ है. सो इस वजह से क्या होगा, ये पैडेड पॉस की वजह से दे कैन स्टॉक दे साइलेंटली स्टॉक दे प्रे, यानी एकदम बिना आवाज़ किए कि कोई भी उसका शिकार के पीछा एकदम स्लोली जाकर उस पर झपट मार के यानी उसको मार सकते हैं, जल्दी से पकड़ सकते हैं. एकदम पास में चलने पर भी इसका आवाज़ नहीं आएगा. द आइज ऑफ प्रीडेटरी कार्निवोर्स आर लोकेटेड इन द फ्रंट ऑफ देयर हेड. और ये कार्निवोर्स यानी ये जो फ्लैश ईटिंग एनिमल्स का आंखें हैं, जो चेहरा है इसका हेड है, हेड के एकदम सामने है. तो इस वजह से क्या होगा, दूर से भी उसका शिकार को जल्दी से ढूंढ सकते हैं, पकड़ मतलब देख सकते हैं. इट हेल्प्स देम टू स्पॉट देयर प्रे. स्पॉट मीन्स फाइंड आउट देयर प्रे फ्रॉम अ लॉन्ग डिस्टेंस. दूर के डिस्टेंस में भी अपने जो प्रे है यानी अपना जो शिकार है वो आसानी से वो ढूंढ पाते हैं. द आइज ऑफ हर्बीवोर्स आर बिलो द फोरहेड ऑन ईदर साइड ऑफ द हेड. और वो जगह में हर्बीवोर क्या होता है, जो ग्रास ईटिंग एनिमल है, डियर, रैबिट वगैरह हर्बीवोर है. तो उस एनिमल का आंखें उनके फॉरहेड के दोनों तरफ है, ईदर साइड ऑफ द हेड. हेड के दो तरफ है, एक तरफ एक और दूसरे साइड में एक. दिस गिव्स देम वाइड एंगल विजन विच हेल्प्स टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम प्रीडेटर्स. प्रीडेटर्स क्या होता है, जो शिकार करने वाला एनिमल होता है वो प्रीडेटर्स, जो शिकार होता है वो प्रे. प्रे मतलब जिसका शिकार होता है, और प्रीडेटर मतलब जो शिकार करता है. यानी लायन अगर शिकार करने प्रीडेटर है तो हिरण प्रे है. सो इन ये जो हिरण वगैरह जो एनिमल है उसके हेड के दोनों तरफ आइस होने के वजह से वो दोनों तरफ से कहीं से भी अगर उसका कोई शिकार करने आता है तो वो दिखाई देता है उसको. देयर लेग्स आर लॉन्ग एंड टेपरिंग विथ स्ट्रॉन्ग हूव्स. और उसके लेग्स बहुत ही मजबूत होते हैं, लंबा होता है मेनली, और टेपरिंग विथ स्ट्रॉन्ग हूव्स. नीचे आप घोड़े का वगैरह पैर का नीचे का हिस्सा देखे होंगे, हूव्स है उसके अंदर, मतलब ऐसे एक फोल्ड है, दो पार्ट जैसा दिखाई देता है हमको. विच enables them to run fast taking long step leaps. बहुत ही झलांग मार के, लीप्स मार के यानी झलांग मार के स्पीड में भागने को मदद करता है. Their long and freely moving ears can receive sounds from long distances and different directions. उनके जो लंबे कान होते हैं, जो फ्रीली मूविंग यानी यहाँ वहाँ हिला सकते हैं, वो कान उसको हेल्प करते हैं साउंड को, दूर दूर से भी साउंड को रिसीव करने के लिए. तो कोई एक प्रेडेटर उसको शिकार करने आएंगे, उसका मूवमेंट से ही, उसके मूविंग का आवाज़ से ही वो पता चल जाता है उसे. डियर एंड ब्लैक बक का इधर इमेज दिया हुआ है. डियर और ब्लैक बक हैव कलर्स दैट मर्ज विद देयर सराउंडिंग्स. इनके बॉडी का कलर भी इस तरह है कि वो जो एरिया में रहता है उस एरिया के मतलब जंगल का कलर के साथ मैच होता है. यानी सूखे सूखे घास या सूखे सूखे छोटे मोटे प्लांट के कलर के साथ मैच होता है.
देयर टीथ आर स्ट्रॉन्ग फॉर च्यूइंग टफ प्लांट मटेरियल। और मैच होने से क्या होगा, कलर से, आसपास का कलर से मैच होने पर उसके दुश्मन से वो बच जाता है। बड़े बड़े एनिमल है, उसको खाने के लिए आने वाला है, उसको पता ही नहीं चलता है कि वो घास के बीच में वो खड़ा है, तो वैसा वो बच सकता है। और इनके टीथ बहुत ही मजबूत, बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है, ताकि वो एकदम कड़क प्लांट मटेरियल भी चबा कर खा सके। नाउ एडेप्टेशन इन डेसर्ट एनिमल्स। डेसर्ट्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय सिवियर स्कैरसिटी ऑफ वाटर। स्कैरसिटी यानी कमी, पानी का कमी वहाँ पर रहता है। हेंस डेसर्ट एनिमल्स हैव अ थिक स्किन टू प्रिवेंट लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द बॉडी। डेसर्ट एनिमल्स के बॉडी में बहुत ही एकदम थिक यानी जाड़ा स्किन होता है, ताकि उसके बॉडी में से पानी इवापोरेट ना हो जाए ज़्यादा। और देयर लेग्स आर लॉन्ग विथ फ्लैट एंड कुशनड सोल्स। उसके लेग्स पैर बहुत ही लंबे होते हैं, और उसका पैर के जो निचला हिस्सा है, नीचे का हिस्सा एकदम कुशनड है, यानी शार्प नहीं रहता है, जाड़ा नहीं रहता है, हार्ड नहीं रहता है। द नोस्ट्रल्स आर प्रोटेक्टेड बाय फोल्ड्स ऑफ स्किन। नोस्ट्रल यानी नाक के जो होल्स होते हैं जहाँ से हम ब्रीथिंग करते हैं, वो नोस्ट्रल थोड़ा फोल्डेड है और बहुत ही जाड़ा होता है उतना पार्ट, यानी फोल्ड ऑफ स्किन्स होते हैं, ताकि रेगिस्तान का जो डेसर्ट रीजन का जो रेत है, हवा से उड़कर उसके नाक के अंदर ना जाए। द आई लैशेस आर लॉन्ग एंड थिक। उनके जो आई लैशेस है, जो आँखों के जो पलके जो बाल है आँख के ऊपर, जो आईलिड के जो लैशेस है, आई लैशेस बहुत ही लंबे लंबे बाल है और बहुत ही जाड़े हैं, घने हैं, तो आँखों को भी रेत से वो बचा सकते हैं। रैट, स्नेक्स, स्पाइडर, लिजर्ड्स इन डेसर्ट लिव इन डीप burrows ड्यूरिंग डे टाइम एंड आर एक्टिव एट नाइट। ये सभी एनिमल्स जो डेसर्ट रीजन में रहने वाले हैं, डेसर्ट में भी रैट, माइस, स्नेक्स वगैरह आपको देखने को मिलेगा, वो दिन के टाइम पे बहुत ही गहरा खड्डे में रहता है, ताकि दिन का हीट को बर्दाश्त कर नहीं पाता इसके लिए। और रात के टाइम पे वो एक्टिव होता है, यानी बाहर निकलता है और अपना खाना ढूंढने के लिए घूमते रहता है। एडेप्टेशन इन एनिमल्स ऑफ स्नोवी रीजन्स। अभी बर्फीला जगह में जो एनिमल्स है, उसका बॉडी में क्या एडेप्टेशन है। फ्रॉम द इंटरनेट डाउनलोड इमेजेस ऑफ एनिमल्स लाइक याक, पोलर बेयर, वाइट फॉक्स, सिल्वर फॉक्स, माउंटेन गोट वगैरह वगैरह, साइबेरियन हस्की डॉग एंड स्नो लेपर्ड। कंपेयर दिस इमेजेस विथ दोस ऑफ द सिमिलर एनिमल्स फ्रॉम ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। आप ये अपने खुद अपने मोबाइल में कर सकते हैं, इंटरनेट में से, गूगल में से ये इमेजेस आप सर्च करके दोनों को कंपेयर कर सकते हैं। इमेजेस सर्च करने के बाद से डाउनलोड करके फिर ये दोनों टाइप ऑफ एनिमल्स को, यानी ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में रहने वाले एनिमल्स और स्नोवी रीजन में रहने वाले एनिमल्स की बॉडी को, उनके बॉडी स्ट्रक्चर को कंपेयर कर सकते हैं। और वाइट और सिल्वर बॉडी कलर, और स्नोई रीजन में रहने वाले एनिमल्स का कलर नॉर्मली वाइट या फिर सिल्वर कलर होता है। लॉन्ग थिक हेयर ऑन द स्किन, और बहुत ही जाड़े और घने, लंबे लंबे घने बाल, फर उसके बॉडी में होते हैं, आर द टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनिमल्स ऑफ स्नोवी रीजन। ओके, हाउ आर दे दिस यूजफुल टू देम। उनके लिए ये किस वजह से, किस तरीके से काम आता है, क्योंकि वहाँ पर स्नो गिरता है, तो स्नो अगर इनके बॉडी में गिरेंगे तो वो गिर जाएगा ज़मीन में। और दूसरी बात, इतना बहुत ही हार्ड या एक्सट्रीम कोल्ड में उसका बॉडी को हीट देने के लिए इतने सारे बाल की ज़रूरत पड़ता है ना, इतने घने फर की ज़रूरत पड़ता है, तो हो एकदम कोल्ड से उसे बचाते हैं। एडेप्टेशन इन एरियल एनिमल्स, जो हवा में उड़ते रहता है, हमें ज़्यादातर टाइम एयर में रहता है, वो एनिमल्स का बॉडी का एडेप्टेशन, मतलब जो बर्ड्स होते हैं उसके बॉडी में क्या एडेप्टेशन है। द स्पिंडल शेप्ड बॉडी of birds also minimizes the resistance of air while flying. स्पिंडल शेप्ड, जैसा हमने फिश के बारे में देखे थे, तब फिश का भी बॉडी का शेप स्पिंडल शेप था, यानी आगे और पीछे एकदम बारीक पतले होते और मिडल एरिया थोड़ा मोटा होता है, तो वैसा स्पिंडल शेप्ड बॉडी शेप किसका भी है, बर्ड्स का। तो एयर में अगर अगेंस्ट, उसके अगेंस्ट, वो उड़ने का डायरेक्शन से अगेंस्ट अगर हवा आया तो भी उसके अंदर से चीर कर अगर आगे जा सकता है ये। विथ होलो बॉन्ड्स, उसके हड्डियों में कुछ खालीपन है, मतलब कंप्लीट खाली है, होलो बॉन्ड्स है। बॉडी कवरिंग ऑफ फेदर, और बॉडी में जो फेदर्स है, एंड मॉडिफिकेशन ऑफ फोरलेग्स इनटू व्हील्स, सामने का लेग किस में कन्वर्ट हो गया है, विंग्स में। तो इन सभी प्रॉपर्टी की वजह से, ये सब अडेप्टेशन की वजह से, दे बॉडी इज़ लाइट इन वेट, उनके बॉडी
बर्ड्स के बॉडी बहुत ही लाइट है, हल्का है, उसको वजन कम है. एंड अडेप्टेड फॉर फ्लाइंग. और ये बॉडी किस तरह बनाया, किसके लिए बनाया हुआ है? फ्लाइंग करने के लिए प्रॉपरली बनाया हुआ है. The body of insects also is light in weight and tapers at both the ends. छोटे छोटे इंसेक्ट जो उड़ते हैं उसको भी देखेंगे तो उसका भी बॉडी बहुत ही लाइट इन वेट है और इसी तरह शेप में रहता है. दे कैन फ्लाई विथ 2 pairs of wings and also walk with 6 stick like legs. ये जो इंसेक्ट्स है वो हवा में उड़ सकते हैं अपना 2 पैर विंग्स के मदद से, या फिर ज़मीन में चल सकते हैं अपने 6 लेग्स के मदद से. वो छोटे छोटे इंसेक्ट्स के बारे में कह रहा है. बैट्स कैन फ्लाई विद द हेल्प ऑफ द पेटेजियम. पेटेजियम बैट का जो विंग जैसा पार्ट होता है उसको पेटेजियम कहते हैं. वो नॉर्मल बर्ड का विंग्स के जैसा नहीं होता, उसमें फेदर वगैरह नहीं है, तो वो जो विंग है उसके उसको पेटेजियम कहते हैं. तो बैट उड़ता है, बैट मतलब चमगादड़, वो पेटेजियम की मदद से उड़ता है. और थिन फोल्ड ऑफ स्किन बिटवीन देयर फोर लेग्स एंड देयर हिंड लेग्स. पीछे का पैर और आगे का पैर के बीच में एक पतला स्किन से बनाया हुआ एक पार्ट है पेटेजियम. नाउ एडेप्टेशन इन रेप्टाइल्स. रेप्टाइल मतलब जो रेंगने वाले एनिमल्स होते हैं उसको रेप्टाइल कहते हैं. यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है, इमेजेस दिया हुआ है जो रेंग रेंगे चलते हैं. फ्रॉम अ डिस्टेंस हाउ स्नेक्स एंड अर्थवर्म्स क्रीप. दूर से जरा ऑब्जर्व करो कि कैसा स्नेक्स और अर्थवर्म वगैरह रेंगते हैं. विच ऑर्गन्स डू दे यूज फॉर क्रीपिंग? आर दिस एनी स्पेशल चेंजेस फॉर दैट पर्पस? Not any such changes. Animals like a house lizard यानी छिपकली, गार्डन लिजार्ड वो भी उसी का एक कैटेगरी. क्रोकोडाइल आपको पता है मगर. यूज़ देयर मसल्स फॉर क्रीपिंग. अपने बॉडी के जो पेट के तरफ का मसल है उसको यूज़ करता है मूव करने के लिए. Similarly, they show adaptations in skin, sole of feet. सोल क्या होता है? फीट का, पैर का जो नीचे का जो तलवा नीचे का हिस्सा होता है फीट के, उसको सोल्स कहते हैं. तो उनकी बॉडी में स्किन में भी थोड़ा फ़र्क है नॉर्मल एनिमल से, और उनका बॉडी का जो सोल्स ऑफ फीट है, बॉडी कलर एक्सेट्रा. फॉर एग्जाम्पल द हाउस लिजार्ड एंड मॉनिटर लिजार्ड्स हैव क्लोव्ड टोes एंड थिन सोल्स, whereas snakes have a scaly skin. जो लिजार्ड होता है उसकी बॉडी में क्लोव्ड टोस है, यानी उसके पैर का जो हिस्सा है उसमें बारीक बारीक नाखून है. आपने लिजार्ड, जो घर में लिजार्ड आता है वो लिजार्ड को ध्यान से देखोगे तो उसका पैर के जो उंगलियां होती है उसमें बारीक बारीक नाखून होते हैं, शार्प. और उस जगह में जो स्नेक है, स्नेक के बॉडी में कुछ स्केल्स होते हैं. जिस तरह हम अभी फिश के बारे में देखे थे वैसा स्नेक के बॉडी में कुछ स्केल्स होते हैं जिसकी मदद से वो मूव करते हैं. Adaptation for food in animals. We can categorize animals as herbivores and carnivores. Normally हम animal को 2 kind of divide करते हैं, एक herbivore एक carnivore. Special adaptations are seen in each category to make the process of feeding easy. अपना जो खाने का जो प्रोसेस है वो इजी करने के लिए दोनों एनिमल को, हर्बीवोर को और कार्निवोर को, दोनों को कुछ स्पेशल एडेप्टेशन नेचर ने दिया है. वी विल डिस्कस दिस इन ग्रेटर डिटेल इन द चैप्टर ऑन न्यूट्रिशन. आगे हमारा एक चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं हम, न्यूट्रिशन. उस लेसन में हमको इसका डिटेल मिलेगा. वॉच द प्रोग्राम्स ऑन चैनल्स लाइक नेशनल ज्योग्राफिक, वाइल्ड, डिस्कवरी एक्सेट्रा टू learn about the feeding habits of animals like frogs, snakes, birds, mosquitoes, butterflies etc. ये सभी एनिमल किस तरह खाना खाते हैं, उनका फीडिंग का क्वालिटी किस तरह है, ये जानने के लिए इन सभी के बारे में जो चैनल्स आते हैं उसमें देखेंगे तो हमें पूर्ण जानकारी मिल जाएगा. नाउ यू हैव टू फिल दिस चार्ट. एडेप्टेशन दिया, बॉडी में जो मिला हुआ एडेप्टेशन है, कौन से एनिमल को एडेप्टेशन मिला हुआ है सेकेंड कॉलम में लिखना है, और उस एडेप्टेशन का फ़ायदा क्या है. फर्स्ट वन यहाँ पे दिया हुआ है शार्प टीथ. कौन से एनिमल को नॉर्मली होता है? लायन, टाइगर, और भी आप लिख सकते हो जो जंगली जानवर है, जो वाइल्ड एनिमल्स है. और उसका यूज़ ऑफ एडेप्टेशन, ये जो एडेप्टेशन का फ़ायदा क्या है? टू टेयर द फ्लैश, ये भी मैंने स्टार्टिंग में बताया. नाउ लॉन्ग एंड पॉइंटेड बीक. कौन से एनिमल है जिसका बीक यानी चोंच एकदम लॉन्ग होता है, लंबा होता है? आप एग्जाम्पल आप खुद से ढूंढ कर बता दीजिएगा, ये चार्ट फिल करके सेंड कीजिएगा. और उसका एडेप्टेशन किस काम के लिए आता है ये. और शॉर्ट बीक, छोटे छोटे बीक वाले यानी छोटे चोंच वाले एनिमल्स क्या क्या है, और उसके बाद उसका एडेप्टेशन का यूज़ क्या है. नाउ
लॉन्ग एंड स्टिकी टंग, लॉन्ग बहुत ही लंबे और स्टिकी टंग कौन कौन से एनिमल्स को होते हैं और उसका भी एडाप्टेशन यानी वो एडाप्टेशन का भी यूज़ क्या है। और लास्ट लॉन्ग नेक, लॉन्ग नेक सुनते ही आप पहले लिखोगे जिराफ, बराबर। ओके, तो ये चार्ट फिल करके मुझे सेंड कीजिए। एडाप्टेशन फॉर ब्लेंडिंग विद सराउंडिंग्स, वी कैनॉट ईजिली स्पॉट कलरफुल बटरफ्लाइज, लिजर्ड्स एंड ग्रासहोपर्स। अगर जंगल के बीच में या झाड़ों के बीच में कोई कलरफुल बटरफ्लाई बैठा, अलग अलग कलर का, लिजर्ड बैठे या ग्रास होपर बैठे, तो हम आसानी से उसे फाइंड आउट नहीं कर पाते। दे गेट कैमोफ्लेज्ड, कैमोफ्लेज्ड मतलब छिप जाना, कैमोफ्लेज्ड मतलब अपने कलर के मदद से दुश्मनों से छुप जाना। अमिडस्ट ग्रासेस, पार्ट्स ऑफ प्लांट्स लाइक स्टेम, लीव्स, फ्लावर्स एक्सेट्रा, झाड़ के पत्तों के बीच में, स्टेम के बीच में और उसके फ्लावर्स के बीच में ये प्लांट छिप जाता है यानी दिखाई नहीं पड़ता है। दैट इज़ बिकॉज द कलर्स ब्लेंड विथ दोस ऑफ द सराउंडिंग्स। वजह क्या है इसका? क्योंकि उनका कलर ब्लेंड यानी मिक्स हो जाता है किसके साथ? सराउंडिंग्स के कलर के साथ। जैसे कि अभी ग्रास ऊपर है, वो एकदम प्योर झाड़ के पत्ते की जैसा ग्रीन कलर है, तो पत्तों के बीच में बैठने से वो कैमोफ्लेज होता है यानी कि वो कलर के साथ वो ब्लेंड हो जाता है, मिक्स हो जाता है, पता नहीं चलता। Changes that take place in the various organs and life processes of organisms that enable them to live, feed, reproduce, to perpetuate themselves and protect themselves from their enemies in specific surroundings, depending upon the habitat and its geographical conditions are called adaptations. तो adaptation का पूरा definition इधर दिया हुआ है। Changes that take place in various organs, अलग अलग बॉडी के अलग अलग ऑर्गन में, पार्ट में जो चेंजेस हुए, एंड लाइफ प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनिज्म, और लाइफ के स्टाइल में भी, लाइफ प्रोसेस में भी, स्टाइल नहीं है प्रोसेस बोला तो लाइफ के अलग अलग प्रोसेस होता है, डाइजेशन करना, खाना खाना है ना, मूवमेंट होना, ये सब लाइफ प्रोसेस है। तो लाइफ प्रोसेस में भी कुछ चेंजेस होता है दैट एनेबल देम टू लिव, फीड, रिप्रोड्यूस, टू परपचुएट देमसेल्फ। परपचुएट मीन्स अपने ही सेम जात का और बच्चे को जन्म देना, एंड प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम देयर एनिमीज इन स्पेसिफिक सराउंडिंग। कोई कोई सिचुएशन में अपने आप को अपने दुश्मन से, एनिमी से, प्रेडेटर से बचाने का जो स्टाइल है या तरीका है, डिपेंडिंग अपॉन द हैबिटेट एंड इट्स जोग्राफिकल कंडीशन। ये सभी कुछ किस पर डिपेंड रहता है? कौन से हैबिटेट में, कौन से एरिया में वो रहता है और क्या है उधर का जोग्राफिकल कंडीशन, उस पर डिपेंड होता है। और ये सभी चेंजेस को बॉडी में जो स्ट्रक्चर में जो चेंजेस होता है दैट इज़ कॉल्ड एडेप्टेशन। अभी एडेप्टेशन के बारे में कुछ और दिया हुआ है। एडेप्टेशन इज़ नॉट अ सडन प्रोसेस। एडेप्टेशन एक दिन में अचानक हो गया हुआ चेंजेस नहीं है। इट इज़ ग्रेजुअल एंड कंटिन्यूस, ये कंटिन्यू आते ही जा रहा है, ग्रेजुअल यानी स्लोली स्लोली इंप्रूव होते होते जाने वाला है। डिफरेंसेस इन द स्ट्रक्चर एंड अपीयरेंस ऑफ प्रेजेंट डे एनिमल्स एंड एनिमल्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो आर द adaptations that occurred according to the prevailing conditions. It is our duty to conserve this diversity. तो काफ़ी सालों पहले जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स ये धरती में रहते थे, यहाँ का सिचुएशन के साथ वो कॉप अप नहीं कर पाया, एडजस्ट नहीं कर पाया, तो उसके बॉडी में, स्ट्रक्चर में कोई चेंजेस हुआ। तो ऐसा चेंजेस जब होता है तो थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स लगता है। और ये जो चेंजेस है, ये जो प्रिवेलिंग कंडीशन को आगे बढ़ाने के लिए जो चेंजेस है, उस चेंजेस को हमें संभालना होगा या वो चेंजेस को होने देना होगा। और जो डाइवर्सिटी है यानी अलग अलग काइंड ऑफ एनिमल स्पीशीज़ और बढ़ने के लिए हमें हेल्प भी करना चाहिए, कंसर्व करना चाहिए। तो बच्चों, इस वीडियो में मैं यहाँ पर स्टॉप कर रही हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम डार्विन्स थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन से स्टार्ट करेंगे। ओके, सो बिकॉज द वीडियो इज़ गेटिंग लॉन्गर। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।